नमस्कार साथियों, मैं रोहित यादव ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में न्यूट्रिशंस की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का अध्ययन अच्छे से कर लिया था। ठीक है, तो आज हमको उसी के आगे कंटिन्यू करना है और आज हमारा टॉपिक रहेगा फैट, लिपिड्स या वसा कह सकते हैं। ठीक है, उससे पहले यदि आप हमारी ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है आबकारी आरक्षक का। ठीक है, हालांकि थोड़े से पद उसमें कम है, लेकिन हमको एक पद से मतलब होना चाहिए, बाकी पदों से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जी जान से हमारे साथ तैयारी करते रहिए। हम आपकी तैयारी के लिए पूर्णतः मेहनत करने को तैयार है। बस शर्त ये है कि आप भी हमारे साथ आपके सिलेक्शन के लिए तैयारी करते रहिए। इसी के साथ हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं फेट के बारे में कि सर फेट क्या है। अच्छा, फेट को स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं, शुरू के 2-4-5 मिनट में फटाफट जो पहले का पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन कर लेते हैं कि सर हमने पिछली कुछ क्लासेस में क्या क्या पढ़ा हुआ है। वैसे तो क्या होगा कि इस वीडियो के नीचे जो लिंक दी गई है वहां से जाकर आप उस प्लेलिस्ट पर जा सकते हो, और यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, वैसे देखो हमने स्टार्ट किया था कहां से, हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर कि पोषक तत्व क्या होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, या हम कहें कि सर पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया था। एक बताया था माइक्रो, फिर बताया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलो इसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग मिलीग्राम में ग्रहण करते हैं, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम लोग ग्राम में ग्रहण करते हैं। ठीक है, देन फिर हम लोगों ने पढ़ा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स, जैसे कि एक पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बोहाइड्रेट के पूरे प्रकार देखे थे हम लोगों ने, सामान्य नाम क्या होता है ना, इसके 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं भैया मोनोसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड, है ना। उसके बाद में प्रोटीन पढ़ा हम लोगों ने, और ये भी देखा कि प्रोटीन से कितनी कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा, सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। तो ये सारे सब कुछ हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाए, चलो बताओ कि जो दूध होता है, इस दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में शर्करा पाई जाती है वो होती है लैक्टोज। और जब लैक्टोज को तोड़ा जाता है तो लैक्टोज को तोड़ने से क्या होता है, लैक्टोज को तोड़ने से हमको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज शर्करा प्राप्त होती है ना। यही देखा था ना हम लोगों ने। इसके बाद में प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी होगी, तो वो होगी फ्रक्टोज। वर्तमान में कृत्रिम रूप से सबसे ज्यादा मीठी शर्करा एस्पार्टीन, जो पढ़ा चुका हूं मैं। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वासियोरकर, मैरास्मस और एक कोकेक्सिया, जिसमें हड्डियां एकदम क्या होती है, पतली हो जाती है। पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, जो कि 20 प्रकार के 20 अमीनो अम्लों के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने देखा था कि भैया जो मक्का होता है वो सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से हमको लगभग 4.2 या 3 के आसपास किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं हम लोगों ने। और हमारे शरीर का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हमारे शरीर का ईंधन कहा जाता है किसे, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हम लोग पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो रहेगा फैट। देखो अब इसी को सामान्य भाषा में कहा जाता है फैट, या इसी को कह सकते हैं लिपिड, या हिंदी में कहेंगे इसको वसा। ठीक है, पढ़े लिखे लोग, हम भी पढ़े लिखे ही हैं, लेकिन इसको अच्छा नाम क्या है, लिपिड है। वैसे सामान्य नाम क्या होता है, फैट होता है। हम जो जिस नाम से सामान्यतः बोलचाल में यूज करते हैं वो होगा फैट। अच्छा, फैट क्या होता है भैया, तो देखो फैट एक्चुअली क्या है, पहली बात तो एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं ये भी। फिर क्या होंगे, कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, अर्थात सर कार्बनिक यौगिक मतलब वही कार्बन के अणु होते हैं जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन जो होता है क्या, फैट होती है, ये जो फैट होती है ये फैट किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो याद रखना फैट जो है एक तो फैटी एसिड प्लस जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल, इससे मिलकर बनी होती है। फैटी एसिड
प्लस ग्लिसरॉल के मिलने से बनती है फैट, है ना। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के मिलने से क्या बनती है, फैट बनती है। और ये जो फैटी एसिड होता है ना, इस फैटी एसिड में मिनिमम 4 कार्बन से लेकर मैक्सिमम 36 कार्बन की एक चेन होती है, श्रृंखला होती है। तो आपसे पूछेगा कि जो फैटी एसिड होता है, इस फैटी एसिड में कार्बन की मिनिमम कितनी चेन्स होती है, 4 और मैक्सिमम 36। तो मिनिमम 4 कार्बन से लेकर मैक्सिमम 36 कार्बन की एक इसमें लंबी सी चेन होती है। तो जब ये लंबी श्रृंखला वाले, लंबी चेन वाले फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल आपस में मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने से निर्माण होता है किसका, फैट का। किसका निर्माण होगा, फैट का निर्माण होता है। ठीक है, आपसे पूछे फैट क्या है, अब बता सकते हैं कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के मिलने से क्या बनेगा, फैट बनेगा। क्या बनेगा, फैट बनता है। ठीक है, उसी प्रकार इस फैट की वसा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वसा की सबसे छोटी इकाई होती है प्यारे दोस्तों क्या, फैटी एसिड। तो वसा की सबसे छोटी इकाई, वसा की सबसे छोटी इकाई, वसा की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई वो क्या होगी, तो वो होती है फैटी एसिड। क्या होगी, फैटी एसिड। वसीय अम्ल कहते हैं इसे हिंदी में, क्या कहते हैं, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल या फैटी एसिड कह सकते हैं, फैटी एसिड या वसीय अम्ल कह सकते हैं। तो सबसे छोटी इकाई इसकी क्या होगी, फैटी एसिड होगी। ठीक है, और यही फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल हम मिलकर किसका निर्माण करते हैं, फैट का। सर क्या ये भी ऊर्जा देने वाले अणु होते हैं क्या, बिल्कुल। तो ये भी क्या होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। सर कितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो याद रखना ये क्या करते हैं, जैसे मान लो आप 1 ग्राम फैट खा रहे हो तो 1 ग्राम फैट से आपको लगभग 9.3 कैलोरी के आसपास, वैसे तो दोस्तों क्या है, हर इसमें डेटा अलग मिलेगा, आप अप्रोक्सीमेट 9 याद रखिएगा, 9.3 या 9.2 कैलोरी के आसपास आपको एनर्जी प्राप्त होगी। कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 1 ग्राम फैट से आपको 1 ग्राम फैट से लगभग 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको प्राप्त होती है ऊर्जा कितनी, लगभग 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी प्राप्त होती है, तो वो भी होती है कितनी, लगभग 4.2। लेकिन 1 ग्राम फैट से आपको कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, हमारे शरीर को एक्चुअली क्या होता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, वो देता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यदि हम बात कर लें 1 ग्राम की, कंपेयर करें 1 ग्राम की, कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम फैट, इन दोनों की तुलना में ज्यादा एनर्जी कौन देगा, तो वो देगा कौन, फैट। सर फिर ये तो अच्छी बात है, हमको दिन भर फैट खाना चाहिए, हम लोग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स क्यों खाते हैं, जब हमको फैट से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमको तो फैट ही खाना चाहिए, क्योंकि फैट में हम फायदे में रहेंगे, है ना, इससे हमको ज़्यादा एनर्जी प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर यदि आप क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में इसका सेवन करते हैं, तो क्या होता है, यही इससे क्या होगा, यही जिम्मेदार होगा किसके लिए, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से। ठीक है, इससे क्या होगा, ज्यादा ग्रहण करोगे तो क्या बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल। और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा वैसे क्या होगा, आपके शरीर में बढ़ेगा मोटापा। क्या बढ़ेगा, मोटापा। और जैसे ही मोटापा बढ़ा तो आपके शरीर में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी हार्ट अटैक और फैट का क्या कंसेप्ट है, मैं आपको आगे जस्ट कुछ मिनट बाद समझाने वाला हूं। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में हम लोग नहीं ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, ज्यादा ग्रहण करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा बढ़ने से क्या होगा, हार्ट अटैक हमको आ सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है भैया। दूसरी बात, हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन हम टोटल ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, टोटल ऊर्जा कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 ग्राम में, 1 ग्राम में हम शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करेगा, तो वो करेगा हमारा फैट।
क्लियर है? चलो इतने फैक्टर्स क्लियर है सब सभी को। देखो क्या क्या देखा हम लोगों ने कि जो फैट है ये किससे किससे मिलकर बना है, तो एक तो है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के मिलने से क्या बना है, फैट। उसके बाद में ये जो फैटी एसिड होता है इसमें मिनिमम 4 कार्बन से लेकर मैक्सिमम 36 कार्बन की एक लंबी लंबी चेन्स होती है, श्रृंखलाएं होती है। तो जब ये लंबी लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड ग्लिसरॉल से बनेंगे मिलेंगे तो क्या बनेगा, फैट बनेगा। क्या बनेगा, फैट बनेगा। ठीक है। और जब क्या होता है कि इस फैट की सबसे छोटी इकाई देखते हैं हम लोग कि इस फैट की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वो होती है फैटी एसिड। क्या होगी, फैटी एसिड। और देन हम लोग देखते हैं कि भैया क्या क्या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जैसे फैट भी हमको ऊर्जा प्रदान करती है क्या, बिल्कुल। तो ये भी क्या होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिक होते हैं। प्लस हमने देखा कि सर जैसे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम प्रोटीन से हमको लगभग 4.2 कैलोरी के आसपास ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। तो क्या हमको फैट से भी कोई ऊर्जा प्राप्त होती है क्या, बिल्कुल होती है। कितनी होती है, तो 1 ग्राम फैट से 9.3 कैलोरी के आसपास ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3 कैलोरी के आसपास ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए तो ये कुछ फैक्ट क्लियर होंगे सभी को। और ज्यादा मात्रा में हम लोग इसको ग्रहण क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा मात्रा में ग्रहण करोगे तो बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, बॉडी में बढ़ जाता है क्या, मोटापा। और जैसे ही मोटापा बढ़ा वो जिम्मेदार होगा किसके लिए, वो जिम्मेदार होगा भैया हार्ट अटैक के लिए। किसके लिए जिम्मेदार होगा, हार्ट अटैक के लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सर ये जो वसा होती है इस वसा का शरीर में संचय कहां पर होता है, ये बताइए। शरीर में संचय मतलब शरीर में स्टोर कहां पर होती है, शरीर में स्टोर कहां होती है, तो याद रखना इस वसा का शरीर में जो संचय होता है वो कहां पर होता है, देख लेते जरा हम लोग। तो शरीर में इसका जो संचय होता है वो होता है त्वचा के नीचे। कहां पर होता है, त्वचा के नीचे होता है। कहां पर होता है, त्वचा के नीचे। सर त्वचा के नीचे कहां पर, तो वो होता है एडिपोज टिश्यू में। कहां पर होता है, एडिपोज ऊतक में। एडिपोज जो टिश्यू होता है तो इस एडिपोज टिश्यू में है ना, इस ऊतक में क्या होता है, त्वचा के नीचे शरीर में फैट का संचय होता है। तो शरीर में फैट का स्टोर, फैट का संचय कहां पर होता है, तो वो होता है कहां पर, त्वचा के नीचे। किस ऊतक में होगा, तो सर एडिपोज ऊतक जो होता है इस एडिपोज टिश्यू में क्या होगा, फैट का संचय होता है। ठीक है। इसका संचय कहां पर होगा, फैट में। दूसरी बात, अब यदि आप क्या करते हो, फैट ज़्यादा मात्रा में खाते हो तो हो सकता है कि आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या बन रहा हो, कोलेस्ट्रॉल बन रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मोटापा होगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस करना कि जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि तापमान ठंड का इतना असर नहीं होता है, उनको गर्मी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा उनको नहीं लगती है ना। तो वो क्या होता है, तो होता क्या है कि जो स्किन होती है उसी स्किन के नीचे क्या जमा होती है, एडिपोज टिश्यू में फैट होती है। इसी कारण से क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं जा पाता है ना, बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, अंदर नहीं जा पाता है। तो इसी कारण से तो हम देखते हैं कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें क्या होता है, ठंड का प्रभाव इतना देखने को हमको नहीं मिलता। ठंड तो लगती है लेकिन इतनी ठंड नहीं लगती है जितनी कि एक दुबले पतले इंसान को लगती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो शरीर में इसका संचय कहां पर होता है, तो शरीर में इसका संचय होता है कहां पर, त्वचा के नीचे। और त्वचा के नीचे कहां पर होगा, एडिपोज ऊतक में होता है। कहां पर होता है, एडिपोज ऊतक में। सर सामान्यतः हमको इसकी कितनी आवश्यक मात्रा होती है, सामान्यतः हमको इसकी कितनी आवश्यक मात्रा होती है, तो सामान्यतः इसकी हमको आवश्यक मात्रा होती है लगभग 70 से 80 ग्राम के आसपास। लगभग 70 से 80 ग्राम के आसपास इसकी हमको आवश्यक मात्रा होती है। क्लियर है। चलो एक दिन की बात करें हम लोगों ने कि एक दिन में हमको लगभग 70 से 80 ग्राम फैट ग्रहण करना चाहिए हमारे भोजन में या किसी भी माध्यम में आपको उसका भोजन या सेवन करना चाहिए। ठीक है। सर इसके स्रोत क्या क्या होंगे, तो याद रखिएगा इसके स्रोत जो होंगे वो क्या क्या स्रोत है इसके, तो स्रोत इसके जो हैं देखो, जैसे हम बात कर लें दूध है ना, दूध हो गया, मछली का तेल हो गया, फिश ऑयल बोल सकते हो, मछली का तेल है ना, नारियल तेल, फिर मूंगफली का तेल होता है ना, मूंगफली हो गया। ठीक है। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन। और दूध से बनी हुई जितने भी
सामग्री होती है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, सोयाबीन हो गया, जैसे कि पनीर हो गया, है ना, पनीर के बाद में फिर आप देख लो कि भैया दही हो गया, छाछ हो गया, चीज़ हो गया, चीज़ खाते हो ना, ठीक है, चीज़ हो गया, बटर हो गया, है ना, तो बटर हो गया, इसके बाद में घी खा लिया, क्या खाया, घी खाया, है ना, उसके बाद में और भी जैसे कि जो भी वनस्पति से प्राप्त होने वाले तेल होंगे, फिर जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले तेल हैं, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, वो होती है किसकी, फैट की होती है, किसकी होगी, फैट की। तो इसके स्रोत क्या क्या हो जाएंगे, दूध, मछली का तेल, नारियल तेल, मूंगफली, सोयाबीन, पनीर, दही, चीज़, बटर, घी, ये सारे इसके वेरियस स्रोत हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए, तो ये फैक्ट है से संबंधित, किससे संबंधित थे, फैट से संबंधित थे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको देखना है कि सर ये जो लिपिड्स हमने खाई है, ये जो आपने वसा खाई है, इस वसा का पाचन कहाँ पे होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट खाया है, अलग से इसको नोट करके लिख लेना यहाँ पर कि जैसे मान लो आपने क्या खाया है, कार्बोहाइड्रेट, क्या खाया है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता था, तो आपको बताया था मैंने, इसका पाचन दो जगह होता था, एक तो मुंह में और एक कहाँ पर होता था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता था, छोटी आंत में होता था। इसके बाद में मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, तो इसका पाचन भी दो जगह होता है, एक तो होता है कहाँ पर, अमाशय में, कहाँ पर होगा, अमाशय में, और एक इसका पाचन होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक उसी प्रकार हमको आगे देखना है कि सर हमने ये जो फैट खाई है, इस फैट का पाचन कहाँ पर होता है, इस फैट का पाचन कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस फैट का जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, पूर्णतः छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। तो फैट का पूर्णतः पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। और ठीक है, और छोटी आंत से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि आपको बता दूं कि हमारे शरीर का अंतिम पाचन, फाइनली डाइजेशन, अंतिम पाचन कहाँ पर होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। शरीर में अंतिम पाचन कहाँ पर होगा, छोटी आंत में। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से होती है। कहाँ से होती है, मुख से होती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर प्रोटीन का, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का और यहाँ पर फैट का, इन तीनों का आखिरी पाचन होता है कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। होता क्या है कि छोटी आंत में क्या होता है, क्या आता है, बाइल जूस आता है, जिसे कहा जाता है पित्त रस। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इसे कहा जाता है पित्त रस। क्या कहेंगे इसे हम लोग, पित्त रस। और यहाँ पर क्या होता है, एक एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम। अब सर ये लाइपेज एंजाइम कहाँ से आता है, तो याद रखना ये आता है कहाँ से, पैनक्रियास से। कहाँ से आएगा, पैनक्रियास से। और पैनक्रियास से एक जूस निकलता है, उस जूस को कहा जाता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या कहेंगे, पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशयी रस कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और इसी पैनक्रियाटिक जूस से क्या निकल कर आता है, उससे निकल कर आता है लाइपेज एंजाइम। चलो मैं आपको तो थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, क्या होती है, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत क्या होती है, एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। सर मिश्रित ग्रंथि मतलब क्या होता है, ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो सर इसमें से हमारी जो छोटी आंत के पास क्या है, छोटी आंत के पास में जो पैनक्रियास है, वो पैनक्रियास किस प्रकार का पार्ट है, तो याद रखना पैनक्रियास जो एक प्रकार से क्या है, मिश्रित ग्रंथि का एग्जांपल है। कौन, पैनक्रियास। कौन एग्जांपल है, पैनक्रियास। अब सर इसके जो एंडोक्राइन और जो एक्सोक्राइन है, इससे क्या होता है, तो याद रखना एक पार्ट से निकलता है हार्मोन, एक से निकलते हैं एंजाइम। तो एंजाइम इसमें क्या होते हैं, तीन अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं। जैसे कि एक एंजाइम कौन सा यहाँ पर है, लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम कहाँ से आता है, पैनक्रियास से। पैनक्रियास से निकलने वाले पैनक्रियाटिक जूस में होता है। किस में होता है, पैनक्रियाटिक जूस में होता है। ठीक है, और यही लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फिर फाइनली छोटी आंत में फैट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, फैट का पाचन करता है ना।
फैट का पाचन करता है। फैट का पाचन मतलब फैट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फैटी एसिड्स में। किसमें करेगा, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सर ये बाइल जूस पित्त रस कहाँ से आता है, तो याद रखना पित्त रस जो आता है ये आता है लीवर से। कहाँ से आता है, लीवर से। और लीवर के जस्ट पास में क्या लगा होता है प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा गॉल ब्लैडर होता है। क्या होता है, गॉल ब्लैडर। तो इसी गॉल ब्लैडर से, इसी पित्ताशय से निकलता है क्या, इसी पित्ताशय से निकलता है क्या, पित्तरस। क्या निकलता है दोस्तों, पित्तरस, ठीक है। तो ये पित्तरस भी कहां पर आता है, तो ये पित्तरस भी कहां पर आता है, छोटी आंत में। कहां पर आता है, छोटी आंत में। और फिर ये आकर क्या करते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन, मतलब सर फैट का क्या करते हैं, ये पाचन करते हैं। इस प्रकार से फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। क्या करेंगे, फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में ये तोड़ देते हैं, जिसे कहा जाता है फैट का इमल्सिफिकेशन। क्या बोलेंगे, फैट का इमल्सिफिकेशन। तो आपसे पूछेगा कि फैट का इमल्सिफिकेशन कहां पर होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन कहां पर होता है, तो याद रखना कहां पर होगा, छोटी आंत में। कहां पर होगा, छोटी आंत में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर, तो इसको हिंदी में कहते हैं वसा का पाइसीकरण। वसा का पाइसीकरण, क्या कहेंगे, वसा का पाइसीकरण। वसा का पाइसीकरण कहां पर होता है, तो वसा का पाइसीकरण होता है कहां पर, छोटी आंत में। कहां पर होगा, छोटी आंत में। और छोटी आंत में ही क्या होता है, भोजन का अंतिम पाचन भी होता है। भोजन का अंतिम पाचन भी यहां पर होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहां तक हमने देखा कि सर छोटी मतलब फैट क्या होती है, फैट का स्टोर कहां पर होता है और फैट का पाचन भी कहां पर होता है, ठीक है। अब याद रखना दोस्तों, छोटी आंत और जो बड़ी आंत होती है, इन दोनों में ज्यादा लंबाई किसकी होती है, तो ज्यादा लंबाई किसकी होती है, छोटी आंत की होती है। किसकी होती है, छोटी आंत की। छोटी आंत से संबंधित कुछ प्रश्न है, आप याद रखिएगा कि भोजन का अंतिम पाचन कहां पर होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। कहां पर होगा, छोटी आंत में। इसके बाद में फिर आपसे पूछते हैं कि छोटी आंत में किसका किसका पाचन होता है, तो याद रखना छोटी आंत में लिपिड, इसके बाद में अपनी प्रोटीन, इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का अंतिम पाचन यहां पर होता है, ठीक है। और जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत आपस में मिलती है, उन्हीं के मिलन स्थान पर क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक उंगली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे कहा जाता है सीकम। और उसी सीकम में क्या होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या होगी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। होता क्या है कि आपने कभी कभी सुना होगा, आपके परिचितों में या किसी और दोस्तों से कहीं से भी सुना होगा कि क्या हुआ है कि भैया हमारे यहाँ पर क्या हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन रियल में होता क्या है, तो अपेंडिक्स से क्या होता है कि अब देखो अपेंडिक्स का मेन काम क्या होता है, तो याद रखना अपेंडिक्स का जो मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है, वो होता है था कि पहले क्या होता था कि आदि मानव क्या पका के खाना खाता था, नहीं, उसको जो सामने जानवर मिला उसको मारा और उसी को मार करके उसने क्या किया, वही कच्चा मांस खा लिया। जैसे मान लो सामने कोई हिरण दिखा, उसी हिरण को मारा, काटा और खा गया। अब पका रहा है क्या, घास पत्ती खा रहा है, फूल खा रहा है, चारा खा रहा है, जो सामने मिल रहा है वही चीज वो खाता था। अब हम लोग खाते हैं क्या, अब हम लोग भी नहीं खाते हैं। अब हम क्या खाते हैं, खाने को पका के खाते हैं, ठीक है। तो जब खाने को पका के खा रहे हैं तो अब क्या है, हमारे शरीर में इस अपेंडिक्स का कोई काम होगा क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं सर। हम लोग क्या करते हैं, अब अपेंडिक्स का हमारे शरीर में उतना काम तो नहीं होता है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना क्या होता है, पका के खाते हैं। कच्चा खाना तो बहुत कम खाते हैं हम लोग, नाक के बराबर खाते हैं। तो इसी कारण से क्या है, वर्तमान में जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब एक अवशेषी अंग होता है। और अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है कि जिनका उपयोग पहले तो होता था लेकिन वर्तमान में इनका उपयोग ना के बराबर हो गया है, जिन्हें कहा जाता है अवशेषी अंग। और उन्हीं अवशेषी अंगों में से एक अंग कौन सा, हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और होता क्या है कि जब खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है तो उसी समय क्या होता है कि गलती से मान लो किसी कारण से इस अपेंडिक्स का मुंह ओपन हो गया और उसमें भोजन गलती से चले गया, तो वही भोजन क्या होता है, पड़े पड़े और सड़ने लगता है। और जैसे ही भोजन सड़ने लगेगा तो सॉरी उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। और जैसे ही बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, कीटाणु उत्पन्न होंगे, हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं, उसको काट के बाहर कर देते हैं और हम कहते हैं कि भैया हमने क्या करवाया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, ठीक है। और हाँ याद रखना
कि जो आप दवाई गोली खाते हो, है ना, ड्रग्स खाते हो, दवाई गोली खाते हो, तो इन दवाई गोलियों का पाचन शरीर में कहाँ पर होता है? तो दवाई गोलियों का पाचन शरीर में कहाँ पर होगा? तो दवाई गोलियों का पाचन शरीर में होता है बड़ी आंत में। कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब देखो कि खाने का अंतिम पाचन छोटी आंत, किसका किसका हो रहा है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का। देन गोली दवाई जो आप खा रहे हो, इसका पाचन कहां पर होगा? इसका पाचन होगा बड़ी आंत में होगा। कहां पर होगा? बड़ी आंत में होता है, ठीक है। चलिए अब ये जो फैक्ट आपको बताया फटाफट बता देता हूं। जैसे कि है ना, जो आप दवाई खा रहे हो, जो गोली खा रहे हो, दवाई या जो गोली खा रहे हो, इसका पाचन कहां पर होता है? तो इसका पाचन होता है कहां पर? बड़ी आंत में। लार्ज इंटेस्टाइन कहां पर होता है? बड़ी आंत में होता है। कहां पर होता है? बड़ी आंत में इसका पाचन होता है, ठीक है। दवाई गोली खाते हो, उसका पाचन कहां होता है? बड़ी आंत में। इसके बाद में फिर आपको बताया मैंने कि सर जो अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज ये किस प्रकार की ग्रंथि है? तो याद रखना पेनक्रियाज का एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है सर? ये क्या करता है? एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करता है। किसका स्रावन करता है? एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करता है। सर ये कौन कौन से हार्मोन्स का स्रावन करता है? तो याद रखना इसमें 3 प्रकार की अलग अलग सेल्स पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 सेल्स इसमें पाई जाती है। और इन तीनों से क्या होता है? अलग अलग हार्मोन्स का निर्माण होता है, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमैटोस्टेटिन। जैसे कि अगर बात कर ले भैया कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंसुलिन, कौन सा होता है? इंसुलिन। फिर होता है ग्लूकेगॉन, कौन सा होता है? ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। और लास्ट होता है सोमैटोस्टेटिन। कौन सा होगा? सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। कौन सा होगा? सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। और एंजाइम, कौन कौन सा एंजाइम निकलते हैं? तो याद रखना इससे निकलता है एक तो एमाइलेज, कौन सा निकलता है? एमाइलेज। फिर एक निकलता है लाइपेज, जो किसका पाचन करता है? ये पाचन करता है किसका? फैट का पाचन करेगा, लाइपेज। और लाइपेज के बाद इसमें निकलता है ट्रिप्सिन। कौन सा निकलता है? ट्रिप्सिन, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है? छोटी आंत में ये तीनों जाते हैं, मतलब ये तीनों किस माध्यम से जाएंगे? ये एंजाइम छोटी आंत में किस माध्यम से जाते हैं? तो याद रखना ये जाएंगे पैनक्रियाटिक जूस के माध्यम से। किस जूस के माध्यम से जाएंगे? तो पैनक्रियाटिक जूस के माध्यम से ये सारे एंजाइम क्या करेंगे? छोटी आंत में जाते हैं। कहां पर जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहीं जाकर फिर क्या करते हैं? खाने का पाचन करते हैं, खाने का अंतिम पाचन करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सर जो लिपिड्स हमने पढ़ी है, या हम जो दिन भर में जो भी वसा जो भी खाते हैं, इसका काम क्या होता है? क्यों खाना चाहिए इसको? तो इसके वेरियस फंक्शन है, जैसे हम देखते हैं। पहला, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिपिड्स हमको क्यों खाना चाहिए, है ना। तो पहली बात, शरीर का तापमान कंट्रोल करती है। क्या करती है ये? शरीर का तापमान कंट्रोल करती है, या शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करती है, नियंत्रित करने का कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देख लें कि सर और क्या काम है इसका है, तो क्या होता है? कुछ विटामिन्स, जो विटामिन्स होते हैं, कौन कौन से विटामिन? जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। इन विटामिन ए, डी, ई और के, विटामिन ए, डी, ई और के, इनको या इनके लिए या इनको घोलने में सहायता करती है। क्या करती है? इनको घोलने में सहायता करती है। क्या करती है? सहायता करती है, इनको घोलने में सहायता करती है, ठीक है। चलिए अगला सर, जो हमारे शरीर के नाजुक अंग होते हैं, शरीर के जो नाजुक अंग होते हैं, इन नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। तो हमारे शरीर के नाजुक अंग जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, है ना। अभी क्या होता है, जैसे कि केवल आइट साइड क्या होती है? पूरी की पूरी हड्डियां होती है, ठीक है। अब मान लो गलती से कोई हड्डी आपके हार्ट में फंस गई, तो प्रॉपर वर्क कर पाएगा नहीं ना। इस प्रकार से जितने भी हमारे नाजुक अंग होते हैं, इन सभी नाजुक अंगों को कवर, सुरक्षा कौन प्रदान करता है? वो करता है कौन? फैट करेगा। कौन करेगा? फैट करता है, ठीक है। देन फिर हम देखते हैं कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है,
शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। मैं आपको बता चुका हूं कि 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम फैट से लगभग 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद में और हम क्या देख सकते हैं? तो शरीर को तापमान कंट्रोल करती है ना, विटामिन को घुलने में सहायता करती है, नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। क्लियर है? तो ये क्या होंगे? सारे के सारे हमारे लिपिड्स के मेन फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब लिपिड से संबंधित कुछ फैक्ट जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो लिपिड होती है ना, ये इसके फंक्शन खत्म होते हैं। अब इसके साथ में और भी वेरियस फंक्शन है, एग्जाम में इतने ही पूछे जाते हैं। अब देखो, याद रखना नोट के रूप में कि जो वसा होती है, वसा ये क्या होती है? जल में अघुलनशील होती है। जल में क्या होती है? ये अघुलनशील होती है, अघुलनशील होती है। तो याद रखना वसा क्या होती है? तो वसा जल में अघुलनशील होती है, जल में अघुलनशील होती है। सर कैसे कहा? कभी एक काम करना, घर पे आज एक काम करना, ट्राई करना कि भैया 1 गिलास पानी लेना, उस 1 गिलास पानी में 1 चम्मच तेल डाल के देखना, क्या वो तेल पानी में घुल पाएगा? नहीं। आप देखोगे कि क्या होगा, जो तेल है वो पानी के ऊपर लेयर बनाकर तैर रहा होगा, पानी के ऊपर लेयर बनाकर तैर रहा होगा। ठीक है, तो वसा क्या होती है? जल में अघुलनशील होती है। लेकिन जो वसा होती है ये कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होती है। किसमें घुलनशील होती है? जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन कार्बनिक पदार्थों में क्या होती है? ये घुलनशील होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होती है। कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ है सर? तो जैसे कि हम बात कर ले क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि में क्या होती है? ये घुलनशील होती है। क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि में क्या होगी? फेट घुलनशील होती है ना, इनमें क्या होती है? फेट घुलनशील होती है। क्लियर है? तो हमने देखा कि जो फेट होती है वो जल में क्या होगी? अघुलनशील क्या होगी? हाइड्रोफोबिक होती है। क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, लेकिन ये कार्बनिक पदार्थों में के लिए क्या होती है? घुलनशील होती है। क्या होगी? कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होती है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। फिर इसके कारण देखे हम लोगों ने, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, कुछ विटामिन को घुलने में सहायता करती है, विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम, रासायनिक नाम क्या होगा? तो रेटिनॉल। डी का क्या होता है सर? अब बताओ, देखो विटामिन ए का क्या हो गया हमारा यहाँ पर? रेटिनॉल। डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन। क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहने वाला है? वो रहेगा अपना विटामिन्स, क्योंकि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ लिया है, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? फैट पढ़ रहे हैं। और फैट को पढ़ने के बाद हमको कहाँ पर आना है? सीधा विटामिन्स के ऊपर आना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सर जो वसा के प्रकार है, लिपिड्स के प्रकार कि सर ये लिपिड्स कितने प्रकार की होती है? तो याद रखना प्यारे दोस्तों, लिपिड्स जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है सरल, एक होती है संयुग्मी और एक होगा यहाँ पर व्युत्पन्न। सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न, 3 प्रकार की यहाँ पर लिपिड्स होती है। ठीक है, जैसे हम बात कर लें सर क्या क्या इन तीनों में क्या अंतर होता है? तो याद रखना सरल लिपिड्स क्या होती है? तो वे लिपिड्स जो फैटी एसिड्स तथा प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बनी हो क्या कहलाती है? वह कहलाती है क्या? सरल लिपिड्स। क्या कहलाएगी? सरल लिपिड्स। ठीक है सर, जैसे कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल दोनों से मिलकर बनी है तो सरल लिपिड्स कहलाती है। एग्जांपल है क्या सर इसका? तो याद रखना मोनोग्लिसरॉइड इसका एग्जांपल है। फिर हम बात कर रहे हैं डाइग्लिसरॉइड भी इसका एग्जांपल आ जाएगा। और नंबर 3 पे इसमें आ जाएगा ट्राइग्लिसरॉइड।
ट्राइग्लिसराइड, ये भी इसमें आ जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है कहां से, यहां से ट्राइग्लिसराइड से, कि ट्राइग्लिसराइड किसका एग्जांपल है। तो ट्राइग्लिसराइड जो किसका एग्जांपल होगा, वो होगा सरल लिपिड्स का। किसका होगा, सरल लिपिड्स का। और सर सरल लिपिड्स क्या होती है, तो याद रखना सरल लिपिड्स जो होगी वो क्या होती है, तो जो फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होगी वह कहलाती है यहाँ पर क्या, सरल लिपिड्स। क्या कहलाएगी, सरल लिपिड्स। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला होता है संयुग्मी लिपिड्स। क्या होता है, संयुग्मी लिपिड्स, वे लिपिड्स जो लिपिड्स तथा नॉन लिपिड्स मतलब अलिपिड तथा अलिपिड्स से मिलकर बनी होती है, अलिपिड्स से बनी होती है। मतलब सर इसमें एक भाग तो किसका होगा, लिपिड का होगा, एक भाग किसका होगा, लिपिड का होगा, और जो दूसरा भाग होगा वो क्या होगा, नॉन लिपिड होगा। दूसरा भाग क्या होगा यहाँ पर, नॉन लिपिड से होगा। जैसे एग्जांपल हम बात करें फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड किसकी बात करते हैं, फॉस्फोलिपिड की। अब इसमें क्या है, जो फॉस्फो वाला पार्ट है ये क्या है, नॉन लिपिड है। फॉस्फेट क्या है, नॉन लिपिड होगा ना, फॉस्फेट क्या होगा, नॉन लिपिड। और जो लिपिड्स वाला पार्ट है ये क्या होगा, लिपिड्स वाला पार्ट ये क्या होती है, लिपिड होती है, फैट होती है। ये क्या होगी, फैट होगी। ठीक है, तो देखो संयुग्मी यहाँ पर बिंदु आएगा, संयुग्मी लिपिड्स क्या होती है, जो लिपिड्स तथा अलिपिड्स से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल हमने देखा फास्फोलिपिड्स, क्या होगा, फास्फोलिपिड्स होगा। ठीक है, और जैसे कि फास्फो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर क्या होगा, नॉन लिपिड होगा। फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, नॉन लिपिड होगा, और लिपिड यहाँ पर क्या होगा, लिपिड ग्रुप होगा। ठीक है, चलो अब आता है व्युत्पन्न। अब क्या आता है, व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी इस वसा से क्या होती है, व्युत्पन्न होती है। और दूसरी बात, जिसमें फैटी एसिड नहीं होते हैं, जिसमें फैटी एसिड्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते इसमें, फैटी एसिड्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होंगे इसमें, फैटी एसिड्स नहीं होते हैं। जैसे सर कोई एग्जांपल है क्या इसका, बिल्कुल इसका एग्जांपल है। एक इसका एग्जांपल है स्टेरॉइड, इसका एग्जांपल क्या है, स्टेरॉइड। और दूसरा इसका एग्जांपल है भैया, दूसरा इसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। क्या होगा, दूसरा इसका उदाहरण होगा कोलेस्ट्रॉल। क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो स्टेरॉइड प्लस कोलेस्ट्रॉल ये दोनों किसके एग्जांपल है, व्युत्पन्न प्रोटीन के। ठीक है, चलिए तो देखो क्या क्या देखा हम लोगों ने भी कि लिपिड्स कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से होंगे सर, एक होता है सरल लिपिड्स, एक होता है संयुग्मी लिपिड्स, और एक होता है व्युत्पन्न लिपिड्स। इन तीनों के उदाहरण याद रखना दोस्तों, उदाहरण परीक्षाओं में बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे हम बात कर ले सरल लिपिड्स की, तो इसका एग्जांपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल होगा मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। फिर हमने देखा सर यहाँ पर क्या, संयुग्मी लिपिड्स, इसका एग्जांपल क्या होगा, तो फास्फोलिपिड्स। और संयुग्मी लिपिड क्या होती है, जिसमें एक ग्रुप क्या होगा, अलिपिड्स का होगा, नॉन लिपिड्स का होगा, और एक किसका होगा, लिपिड्स का होगा। इन दोनों से मिलकर क्या बनती है, संयुग्मी लिपिड, जोड़ा गया आपस में। ठीक है, इसके बाद में व्युत्पन्न मतलब जिसमें फैटी एसिड्स नहीं होते हैं। फिर ये वसा से ही उत्पन्न होते हैं। किससे बनते हैं ये, वसा से ही उत्पन्न होते हैं। वसा जो फैट होती है वसा से ही क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। और लेकिन इसमें किसका अभाव होगा, तो इसमें अभाव होता है किसका, फैटी एसिड्स का। किसका अभाव होगा इसमें, फैटी एसिड्स का इसमें अभाव होता है। एग्जांपल देखिए जरा, स्टेरॉइड, एग्जांपल क्या होगा, स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल आपने देखा होगा कि जो जिम वर्कर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये स्टेरॉइड ग्रहण करते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं भैया, अब 100 किलो 150 किलो या 70-80 किलो का क्या करते हैं, वो डंबल्स उठा रहे हैं, वर्कआउट इतना हैवी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको उतनी मात्रा में फैट भी चाहिए, उतनी मात्रा में एनर्जी चाहिए।
तो उतनी मात्रा में एनर्जी प्राप्त करने के लिए वो क्या ग्रहण करते हैं, स्टेरॉइड्स। क्या ग्रहण करेंगे, स्टेरॉइड्स ग्रहण करते हैं। साथ में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं। क्या लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अभी स्टेरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं अपन आगे देखने वाले हैं। क्लियर है, चलिए तो यहाँ तक के डाउट है आप सभी को? अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया अभी तक। हमने देखा कि सर फैट क्या होती है, फैट के बारे में बेसिक कंसेप्ट देखा हम लोगों ने। ठीक है, और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, फैट की गहराई में जाने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, और फैट को हर चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि सर एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो हमसे छूटे नहीं। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपके एग्जाम में 100% प्रश्न बनना चाहिए। ठीक है, बस शर्त यह है कि आप लोगों ने ईमानदारी से मेहनत करी हो। ठीक है, चलिए तो ये बेसिक फैक्टर हमने देखे। इसके बाद में फिर देखा हम लोगों ने कि भैया इसका स्टोर वगैरह कहाँ पे होता है, ये सब चीजें। फिर देखा कि इसका पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में कौन करेगा, बाइल जूस और लाइपेस एंजाइम करेगा। लाइपेस एंजाइम कहाँ से आता है, पेनक्रियास से। पेनक्रियास से कैसे आएगा सर, तो पेनक्रियाटिक जूस के माध्यम से आता है। ठीक है, बाइल जूस कहाँ से आता है, तो लीवर के पास में जो गाल ब्लैडर होता है वहां से आता है। फिर देखा हम लोगों ने कि जो दवाई गोली वगैरह होती है इसका अंतिम पाचन कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है। पेनक्रियास किस प्रकार की ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि है। इसके एक पार्ट से हार्मोन्स निकलते हैं, एक पार्ट से एंजाइम्स निकलते हैं। फिर देन देखा हम लोगों ने इसके प्रमुख कार्य, और कार्य के साथ में हमने देखा कि कुछ विटामिन जो होते हैं इनको घोलने में हेल्प करती है। कौन कौन से विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के। इसके बाद में नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करती है। और कितनी ऊर्जा देती है, लगभग 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद में फिर देखा हम लोगों ने कि सर क्या ये जल में घुलनशील होती है, तो बिल्कुल नहीं। ये क्या होती है, जल में अघुलनशील होती है। जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है। जल में क्या होगी, अघुलनशील होगी। लेकिन किसमें घुलनशील होती है, तो ये कार्बनिक पदार्थों में जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि में क्या होगा, ये आदि में घुलनशील होती है। आदि में क्या होगी, ये घुलनशील होती है। फिर देखा लिपिड्स के प्रकार। क्या देखा हम लोगों ने, लिपिड्स के प्रकार देखा। जो 3 प्रकार के लिपिड्स होते हैं, सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सभी को समझ में आया होगा। अब आगे हमको क्या कंटिन्यू करना है सर, तो अगले वीडियो में हम लोग जो फैट का बचा हुआ पार्ट है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पार्ट बचा है, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है, हम देखेंगे कि 2 प्रकार का होता है, LDL, HDL। फैट की कमी से क्या होता है, अधिकता से क्या होता है ना। LDL नुकसानदायक होता है कि HDL होता है ना। उसके बाद में आपने सुना होगा संतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल। तो ये सभी चीजें क्या होती है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे उसकी लिंक दी हुई है। ठीक है, और आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।